हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स के जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हैं ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। ये जो प्लांट्स हैं इनके सीड्स नेकेड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये सीड्स हैं उनके ऊपर ओवरी की कोई कवरिंग नहीं रहेगी। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो सीड्स बनते हैं उसके ऊपर एक फ्लैशी लेयर होता है जिसे कि हम फ्रूट कहते हैं। अब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके सीड्स के ऊपर कोई भी फ्रूट नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ सीड्स रहेंगे, इसीलिए इन्हें नेकेड सीड्स कहा गया है। कुछ टर्म्स यहाँ पे याद रखना है कि ये जो टर्म जिम्नोस्पर्म दिया था सबसे पहले ये थियोफ्रास्टस ने दिया था। और क्या याद रखना है कि जो स्टडी होती है जिम्नोस्पर्म्स की इसे कहते हैं जिम्नोस्पर्मोलॉजी। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जिम्नोस्पर्म जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। जिम्नोस मतलब होता है नेकेड और स्पर्मास मतलब होता है सीड्स। तो नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं ये जिम्नोस्पर्म्स के। और क्यों है ये मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि इनके ऊपर ओवरी की कोई भी कवरिंग नहीं होती है, यानी कि फ्रूट नहीं होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे साइज़। जो जिम्नोस्पर्म के साइज़ होते हैं वो मीडियम से लेके टॉल तक हो सकते हैं या छोटे भी हो सकते हैं एज श्रब्स। सबसे इसमें जो जिम्नोस्पर्म है इसमें जाइंट रेडवुड एक ट्री है जिसे कि सिक्वोया कहा गया है, और ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है जिम्नोस्पर्म का। तो ये याद रख लेना है, जो कि बहुत ही टॉल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लांट बॉडी कैसा होता है इनका। तो इनका जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट, और ये डिफरेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम एंड लीव्स में। अब एक एक करके हम देखेंगे इनकी रूट्स कैसे होते हैं, स्टेम और लीव्स कैसे होते हैं। तो चलिए देखते हैं रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रूट्स हैं ये रूट्स कैसे होंगे इनके अंदर। तो जो रूट्स हैं वो जनरली टैप रूट होते हैं इनमें। और यहाँ पे हमें 2 ऐसे ट्रीज देखने हैं जिम्नोस्पर्म के। पहला देखना है साइकस और फिर पाइनस के अंदर कैसे कैसे रूट्स हैं। जो साइकस है इसमें स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं जिसे कोरोलॉइड रूट्स कहा जाएगा। और इन कोरोलॉइड रूट्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब इसके यहाँ पे छोटा सा डायग्राम मैंने बना के दिखाने की कोशिश की है। ये साइकस का मान लेते हैं कि टैप रूट है। तो ये टैप रूट का कुछ पार्ट क्या होता है कि सॉइल के ऊपर आ जाता है जिसे कहा जाएगा कोरोलॉइड रूट। इस कोरोलॉइड रूट के अंदर क्या होता है, एनाबियाना, नॉस्टोक, ये सारे साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। अब बात करेंगे हम पाइनस की कि पाइनस के अंदर कैसे रूट होंगे। तो पाइनस के अंदर भी टैप रूट होता है, लेकिन ये फंगल एसोसिएशन करते हैं माइकोराइजा के फॉर्म में। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स के साथ कुछ फंगस प्रेजेंट होते हैं और जो कि हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में, जिसे कहा गया है माइकोराइजा। तो ये तो पाइनस और साइकस के रूट की बात हो गई। अब हम देखेंगे इनके स्टेम्स कैसे होते हैं। तो जो साइकस का स्टेम्स है वो अनब्रांच्ड स्टेम होते हैं, और पाइनस या सेड्रस के जो स्टेम्स होते हैं वो ब्रांच्ड होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके लीव्स की। लीव्स कैसे होते हैं इनके अंदर। तो लीव्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लीव्स देखेंगे। तो लीव्स इनका सिंपल या कंपाउंड हो सकता है। साइकस में क्या होता है कि जो लीव्स हैं वो पिनेट कंपाउंड लीव्स होते हैं। पिनेट कंपाउंड लीव्स का मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। मेन लीफ नहीं दिखेगा, इसमें छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइडेड होते हैं, तो इसे कहा गया है पिनेट कंपाउंड लीव्स। और पाइनस का जो लीव्स होता है वो निडल शेप का होता है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ अलग से इनके अंदर एडेप्टेशन होता है जिसकी वजह से ये आराम से एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, ऐसी कंडीशंस में भी आराम से रह सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं ये। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि इनके अंदर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। थिक क्यूटिकल कहने का मतलब है कि लीव्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है जो कि ज़्यादा जो वाटर है उसको बाहर निकलने से रोक लेता है। तो थिक क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है इनमें। और सनकेन स्टोमाटा होता है। सनकेन स्टोमाटा मतलब कि नॉर्मली जो स्टोमाटा है वो बाहर मतलब आपको लीफ के जस्ट एज पे दिखेगा, लेकिन सनकेन स्टोमाटा क्या होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ रहता है।
तो ये सनकन स्टोमाटा और थिक क्यूटिकल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर ज़्यादा लॉस ना हो इसे उस चीज़ के लिए, यानी कि बोल सकते हैं कि ज़्यादा ट्रांसपीरेशन नहीं होने देता ये चीज़। और ये जो लीव्स है ये कैसी भी कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड में भी अपने आप को रख लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये लीव्स की बात हो गई। अब हम देखेंगे कि इनके वस्कुलर टिश्यूज़ कैसे होते हैं। तो जो वस्कुलर टिश्यूज़ हैं इनमें प्रॉपर वस्कुलर टिश्यूज़ होता है जिम्नोस्पर्म में, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि जो जाइलम है, जाइलम में क्या होता है, जाइलम वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जो फ्लोएम है इनके अंदर कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। जाइलम और फ्लोएम तो प्रेजेंट है, लेकिन जाइलम का जो कंपोनेंट जाइलम वेसल है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और फ्लोएम का कंपोनेंट कंपेनियन सेल प्रेजेंट नहीं होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये बात हो गई इनके वस्कुलर टिश्यूज़ की। अब हम देखेंगे इनका मेल और फीमेल कोन कैसा होता है। मेल फीमेल कोन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनेंगे, और ये क्या है कि ये प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, जिसे कि मेल स्पोर कह सकते हैं, और मेगास्पोर जो कि फीमेल होते हैं। तो ये 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए हेटेरोस्पोरस हैं। अब जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होता है, और स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है स्पोरोफिल में। और ये क्या होता है कि ये अरेंज होंगे स्पायरली अरेंज होकर कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेली बनाएंगे या कोन बनाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पोरेंजिया के अंदर, और स्पोरेंजिया प्रेजेंट है स्पोरोफिल पे, जो कि स्पायरली या अरेंज होकर के कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेली या कोन्स बनाते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई मेल कोन और फीमेल कोन की। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट है इनके अंदर, मेगास्पोर्स जो कि है फीमेल, और माइक्रोस्पोर्स जो कि है मेल। तो यहाँ पे याद रखना है कि दे आर फॉर्म्ड ऑन द स्पोरोफिल विच इज़ कॉल्ड मेगास्पोरोफिल। अब ये जो मेगास्पोर्स बन रहे हैं जिन स्पोरोफिल के ऊपर बनते हैं उसे कहा जाएगा मेगास्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल जिस स्पोरोफिल पे बनेगा उसे कहा जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल। यहाँ पे एक डायग्राम मैं दिखाना चाहती हूँ कि कैसा होता है। ये फीमेल कोन है ये, और ये मेल कोन। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा, फीमेल कोन में आपको नीचे की तरफ भी एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि मेल कोन में नहीं है। तो ये हो गया आपका मेगास्पोरोफिल, और जिसके ऊपर लगे हुए हैं मेगास्पोरेंजिया, और ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरोफिल जिस पे लगे हुए हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे जो 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट हैं इनके अंदर उनकी। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में हम देख लेते हैं। जो मेगास्पोरेंजिया होता है जिसे हम ओव्यूल भी कह सकते हैं, और ये नेचर में होता है 2 एंड डिप्लॉयड। ये अगर हम इसे जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। होता क्या है कि इसके ऊपर एक इंटेगुमेंट लेयर होगा जो कि आगे चल करके सीड कोट बन जाता है, और इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके के डिप्लॉयड सेल्स होंगे जिसे न्यूसिलस कहा जाएगा। और अगर इधर हम बात करें मेल कोन की, तो इनको अगर हम जूम करके देखें तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स दिखेंगे, और ये बनते हैं मेयोसिस करने के बाद बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जो कि होते हैं हैप्लॉइड, और यही माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे आगे चल के पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। लेकिन याद रखना है कि पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं इनके थोड़ा सा लाइफ साइकिल कैसे है, और फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, और जाइगोट बनने तक का प्रोसेस। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हमने देखा कि बहुत सारे न्यूसिलस प्रेजेंट हैं। सो उसके बाद क्या होगा, एनी वन सेल ऑफ द न्यूसिलस बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। इनमें से कोई एक जो न्यूसिलस का एक सेल होता है न्यूसिलस से, वो क्या करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है। और मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, उसमें मेयोसिस का प्रोसेस होगा। मेयोसिस का प्रोसेस होने के बाद 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, लेकिन जो 4 मेगास्पोर्स बनने के बाद उसमें जो 3 हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे, फंक्शनल नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 मेगास्पोर क्या होगा, फंक्शनल होगा, और वही फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है। और उस फीमेल गेमेटोफाइट पे क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनियम बनेंगे।
ये तो हो गई पूरे फीमेल के अंदर क्या हो रहा है, आर्केगोनियम बनने तक की कहानी। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो आर्केगोनियम बन गया और इधर पे पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है कि मेल गैमेट है, तो पोलन ग्रेन्स रिलीज्ड होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर से, और ये क्या होंगे, विंड की मदद से पहुंच जाएंगे ओव्यूल तक, ओव्यूल के कांटेक्ट में आएंगे, और वहाँ से क्या होगा कि पोलन ट्यूब की मदद से जो मेल गैमेट्स है वो आर्केगोनियम तक पहुँच जाएगा ओव्यूल के पास। और मेल गैमेट, इसके बाद तो पता ही है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा फीमेल गैमेट के साथ और जाइगोट बनेगा, और जाइगोट क्या होता है, डेवलप होकर एम्ब्रियो बना लेता है, एंड द ओव्यूल इनटू सीड्स, और ओव्यूल्स क्या होंगे, सीड्स बन जाएंगे। लेकिन ये सीड्स क्या होते हैं, कवर नहीं होते, इनके ऊपर कोई ओवरी की कवरिंग नहीं होती है, कोई फ्रूट नहीं बनता है, इसीलिए नेकेड सीडेड है। तो ये पूरी की पूरी इनकी लाइफ साइकिल हो गई कि किस तरीके से इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसा इनका मेगास्पोर है और माइक्रोस्पोर्स हैं। तो याद रखना है कि जो मेगास्पोर्स हैं, मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा और वही बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा आर्केगोनियम बनेंगे। और इधर पे क्या होगा कि बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स बन गए हैं वो पोलन ग्रेन्स विंड की मदद से आपको पहुंच जाएंगे ओव्यूल के अंदर, और वहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है, और यहाँ पे जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स बन जाएंगे, लेकिन सीड्स के ऊपर कोई ओवरी की कवरिंग नहीं होगी, यानी कि कोई फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा, सीड्स इनके नेकेड होंगे। तो ये पूरी की पूरी हो गई जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफ साइकिल। उम्मीद है आज जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स समझाया है और जो हमने लाइफ साइकिल डिस्कस किया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके इस चैप्टर का जो बाकी बचा हुआ टॉपिक है वो भी जल्द से जल्द कवर करेंगे।